वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए ये घटना चक्र के द्वारा निकाले गए प्रैक्टिस सेट से संबंधित आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से संबंधित आज के पहले प्रश्न से। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी एवं कन्नौजी है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं पूर्वी हिंदी, ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, खड़ी बोली और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, उपभाषा। अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है। तो उक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। राइट आंसर है सी, उपमा अलंकार। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यमक अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति पाप विनाशी माँ गंगा के बारे में कहा गया है कि तुमने जितने लोगों को तारे यानी कि कल्याण किए हैं उतने आकाश में तारे नहीं हैं। स्पष्ट है कि यहाँ एक तारे का अर्थ कल्याण करना और दूसरे तारे का अर्थ है तारों की संख्या से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में शब्द दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित समास दिए हुए हैं। तो विदेश गमन शब्द ये तत्पुरुष समास से संबंधित है और गिरिधर शब्द ये बहुब्रीहि समास से संबंधित है। देश विदेश शब्द ये द्वंद्व समास से संबंधित है और यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, देश विदेश गमन ये तत्पुरुष समास से संबंधित है और गिरिधर शब्द ये बहुब्रीहि समास का है और देश विदेश शब्द में द्वंद्व समास है और यथाशीघ्र शब्द में ये अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। तो इनमें से विकल्प डी में योजक चिन्ह है, यानी कि माता पिता। योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः और शब्द के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋक प्लस वेद। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि दिक् प्लस गज ये मिलकर के दिग्गज हो जाता है और अच प्लस अंत मिलकर के अजंत हो जाता है। षट प्लस दर्शन मिलकर के षड दर्शन हो जाता है और सत प्लस वाणी मिलकर के शतवाणी हो जाता है। तो ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो माँ का लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में उद्देश्य माँ का लड़का है और इस उद्देश्य का विस्तार भेद यानी कि संबंध कारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली है पर किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए, हेतु हेतु मत भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अपूर्ण भूतकाल।
अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। प्रस्तुत वाक्य में इसी तरह का वाक्य है। गौण वाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इसमें सामान्यतः कि, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में 2 कर्म है, गाय को और चारा, अतः इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। राइट आंसर हो जाएगी बी, द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नासिरा शर्मा। इनके अन्य उपन्यास हैं 7 नदी एक समंदर और सालमली और जिंदा मुहावरे, कुछ योजना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से विकृत हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से संबंधित शब्द। दिए गए विकल्पों में लड़का अविकारी शब्द है, जबकि आज, इधर, परंतु अविकारी शब्द हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लड़का। लड़का एक विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो प्रवेश शब्द का विलोम निकाश होता है और यहाँ पे प्रवेश का नवेश दिया हुआ है, तो ये शब्द युग्म गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और मूक का वाचाल विलोम होता है, भूत का भविष्य विलोम होता है और पुरस्कार का तिरस्कार विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो विकल्प सी युग्म अशुद्ध है, यानी कि यमुना, जाह्नवी, ये शब्द युग्म अशुद्ध है। जाह्नवी का पर्यायवाची ये गंगा होता है, बाकी के सही शब्द युग्म है। आकाश का विलोम पुष्कर होता है और कमल का विलोम तामरस होता है और कामदेव का विलोम मनोभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए, भाववाच्य। प्रस्तुत क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध वाक्य में हो। मुझसे टहला नहीं जाता, धूप को सहा नहीं जाता इत्यादि वाक्य इसके अन्य उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, चपला चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो चपला और चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द बिजली और तेज हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिजली और तेज। कुछ अन्य शब्द हैं जैसे कि अंगना और अंगना के समानार्थी शब्द हैं आंगन और स्त्री, और अवलंब और अभिलंब ये हैं सहारा और शीघ्र। यहाँ पे चपला और चप्पल का समरूपी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली और तेज। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो कृत और तद्धित ये प्रत्यय के भेद हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कृत और तद्धित को प्रत्यय का भेद माना जाता है। प्रत्यय के भेद हैं कृत यानी कि कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, यह क्रिया या धातु में अंत में प्रयुक्त होता है, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं यह संज्ञा के सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होता है। और कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, यह क्रिया या धातु को नया रूप प्रदान करते हैं। और तद्धित प्रत्यय आ, अक, आयन, इक, इ, इल, इय, चित, तन, ता, त्वा, था, दा, धा, निष्ठ, मान, मय इत्यादि हैं। कृत प्रत्यय वाला, हार, अया, वया, इया, अक, अन, मान, अना, आ, उक इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला शब्द में विधेय विशेषण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विधेय विशेषण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वस्तुतः जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा विशेष शब्द के बाद आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ए, आय स्वर कंठ तालव्य है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आय। ए और आय स्वर कंठ तालव्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है ए। हैं आ कंठ, ई तालव्य तथा ओ और स्वर ये कंठोष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में गा ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि कंठ व्यंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, गा। शा, शा, शा तथा
हा उष्म व्यंजन है, इनमें महाप्राण व्यंजन भी, इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। गा अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो दिए गए शब्दों का शब्दकोश में आने वाला क्रम कुछ इस प्रकार है: वक्त, वक्र, वरक, वर्ग। तो हिंदी शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम छ वर्ण को का के बाद रखा गया है और त्र वर्ण को ता के बाद रखा गया है, ज्ञ वर्ण को जा के बाद रखा गया है और शब्द की दृष्टि से शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। शब्दकोश का अंतिम अक्षर शब्द हा वर्ण के मात्रात्मक शब्द होंगे। ड या तथा अड़ा से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए वक्त। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। अगला प्रश्न है खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है दया न रह जाना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दया न रह जाना। अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे हैं नाक भाव सिकोड़ना का अर्थ होता है घृणा नफरत करना, और दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, और इलायची बांटना का मतलब होता है दावत देना। अगला एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 26 से 30 दिए हुए हैं। तो गद्यांश को हम लोग रीड नहीं करेंगे, इसके प्रश्नों को देखते हैं। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। तो साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, इसका मतलब हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर है सपने। और साहसी मनुष्य किसके समान है। तो साहसी मनुष्य शेर के समान है, राइट आंसर हो जाएगा शेर सिंह। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को किसको प्रकाश मिलता है। तो दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से मनुष्यता को प्रकाश मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। लेखक ने कैसे जीवनी को महान बताया है। तो उक्त गद्यांश के लेखक ने हिम्मत यानी कि साहस की जिंदगी जीवन को महान बताया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी हिम्मत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आदर्शवादी व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि व्यवहारशीलता और व्यवहार कुशल व्यवहार में लाने के योग्य व्यवहारिक शब्द के पर्याय हैं। अगला है दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू को लकड़ी है लेकिन लंबी नहीं है को दर्शाता है। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर करना चाहो तो कर सकते हो। हम लोग लास्ट के कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे, तो ये आप लोग देख लेना। तो यहाँ से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 46 से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन चालू होते हैं, इन्हें हम फिर से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में तुगल वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी 1398 में। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की। तो तुलुव राजवंश की स्थापना ये 1515 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी वीर नरसिंह तुलुव। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया और कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था और अमुक्त माल्याद यानी कि तेलुगु भाषा में नामक ग्रंथ की रचना इसने की थी। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो गुरु नानक देव का जन्म ये 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था और यहाँ पे 1506 दिया हुआ है, तो ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वह पंजाब के खत्री परिवार से संबंधित थे और ये सिखों के पहले गुरु थे। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, यानी कि 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे और 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था और 1498 में वास्को डी गामा ये कालीकट में आए थे। वो यहाँ पे सिर्फ बी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जो इस प्रकार हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है भारत की थल सीमा की लंबाई है। तो भारत की सीमा यानी कि स्थलीय कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिनकी कुल लंबाई है ये है 15,106.7 किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 15,106.7 किलोमीटर। अतः निकट स्थल उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो वर्ष 2014 से किसान विकास पत्र योजना को पुनः प्रारंभ किया गया और किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समयावधि के बाद दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ भारत के डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ये किसान विकास पत्र को पुनः शुरू किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो राइट आंसर है ए आवास और शहरी मामले। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन ये आवास और शहरी मामलों के अधीन आता है। अमृत योजना यानी कि अटल योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना है। यह भारत सरकार के आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। धन विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या ना माने। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यह सरकार लगभग 2 हफ्ते यानी कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली थी। अतः विकल्प बी सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 हफ्ते। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल जी। और उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षिता सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? तो अपेक्षिता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका सूत्र था E = mc²। राइट आंसर है डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस 3 यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। इस उपग्रह का भार 360 किलोग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य खगोलीय एक्स किरणों और न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना था। अगला क्वेश्चन है आर्कटिका में भारत की कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो आर्कटिका में भारत द्वारा स्थापित कुल 3 अनुसंधान स्टेशन हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3, जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये 1983 से 1984 और मैत्री 1988 से 1989 तथा भारतीय 2012 है। इनमें से मैत्री तथा भारतीय वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री बंद हो गया है। यह अनुसंधान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र की देखरेख में संचालित हैं, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज की गई है? तो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डेगाना में लिथियम संस्थान की खोज की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागौर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन पाए जाने के बाद भारत में खोजा गया यह दूसरा लिथियम का संसाधन है।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है? अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1995 के तहत पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का क्या नाम है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम विमल पटेल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, विमल पटेल। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना केरल राज्य में की जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, केरल। यह डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है, यानी कि मई 2023 में प्रधानमंत्री ने इस पार्क की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में संपन्न फिडे शतरंज विश्व कप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उपविजेता रहा है? तो 24 अगस्त 2023 को बाकू अजरबैजान में संपन्न फिडे शतरंज विश्व कप 2023 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद उपविजेता रहे। इस शतरंज विश्व कप का खिताब मैग्नस कार्लसन यानी कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने जीता है। तो उपविजेता रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो क्वांटम कंप्यूटर ये क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं। इन्हें कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटर ये क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिकी इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख अवयव अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके द्वारा अंकगणितीय अथवा तार्किक गणनाओं का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन है? तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, माउस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसों में माउस का प्रयोग उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। तो रेजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को कहते हैं। तो कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बंद करने को प्लग एंड प्ले कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है निम्न स्तरीय भाषा और दूसरी होती है उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, 2। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू है, तो यहाँ पे राइट आंसर है बी, 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक संतृप्त लूप बनाते हैं? तो एक रिंग नेटवर्क एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड्स या टर्मिनल एक समय में केवल दो अन्य टर्मिनलों के साथ जुड़े होते हैं, जिसे समृद्ध लूप, क्लोज्ड लूप कहते हैं। इनमें आसन्न नोड जोड़े सीधे जुड़े होते हैं, जबकि हर दूसरा नोड अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जुड़े हुए कंपोनेंट्स एक समृद्ध लूप बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ELA का अर्थ है? कंप्यूटर के क्षेत्र में ELA का विस्तारित रूप है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है? तो फायरफॉक्स या मोजिला फायरफॉक्स अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एवं स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोजिला, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluestar@mars.org है, तो यहाँ मार्स ORG दर्शाता है। तो किसी भी ईमेल पते में @ के बाद आने वाला शब्द उस पते के डोमेन के नाम को दर्शाता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, डोमेन के नाम को। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो राइट आंसर है डी, स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला व्यू प्रस्तुति की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला दृश्य प्रस्तुतिकरण स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग प्रस्तुतिकरण बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है। तो MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी F12 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है F12। F8 कुंजी का प्रयोग विस्तृत चयन मोड में दस्तावेज में किसी स्थान पर क्लिक करने से वर्तमान चयन उस स्थान तक विस्तृत हो जाता है और F9 की का प्रयोग वर्तमान समय में चयनित सभी फोल्डर कोड को अपडेट करता है और F10 का प्रयोग रिबन शॉर्टकट की के प्रदर्शन को टॉगल करता है जिसे अन्यथा की के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट डेटा रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्कशीट में डेटा रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इस दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। प्रदेश ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश की स्थापना दिवस को मनाया था। राइट आंसर यहाँ पे डी, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है। तो उद्योग बंधु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इसी संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था की तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उद्योग बंद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित उत्तर प्रदेश का एक संगठन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना को आच्छादित हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश के शहरों की सूची इस प्रकार है। पहला है मुरादाबाद, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है सहारनपुर, चौथा है बरेली, पांचवा है झांसी, छठा है कानपुर, सातवां है प्रयागराज और आठवां है लखनऊ, नौवां है वाराणसी एवं 10वां है आगरा। तो उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो ऐसे शहर हैं 10। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में खनिज दिए हुए हैं। तो सोनभद्र चूना पत्थर से संबंधित है और प्रयागराज ये संबंधित है सीसा बालू से। ललितपुर का संबंध है तांबा से और मिर्जापुर का संबंध है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है। सोनभद्र ये चूना पत्थर से संबंधित है, प्रयागराज क्षेत्र ये सीसा बालू से संबंधित है और ललितपुर का क्षेत्र ये तांबा से संबंधित है और मिर्जापुर का क्षेत्र ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। राइट आंसर है सी, गन्ना। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 अंतिम आंकड़ों के अनुसार में मक्का का क्षेत्र 699,000 हेक्टेयर है, जिसमें 1491,000 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और चावल धान का क्षेत्र ये 5,997,000 हेक्टेयर है, जिसमें से 16,057 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ और गेहूं का क्षेत्रफल है 9,763,000 हेक्टेयर, इसमें 36,459,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 21,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,77,262 टन का उत्पादन हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गेहूं देश के संपूर्ण उत्पादन का 31.77% है तथा गन्ना देश के संपूर्ण उत्पादन का 41.09% है। दोनों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलन नहीं है, यानी कि गलत सुमेलन पूछा गया है। तो वाराणसी नदी ये गंगा के किनारे है और वाराणसी नदी गंगा के किनारे है और अयोध्या नदी सरयू के किनारे है।
अयोध्या नदी सरयू के किनारे स्थित है और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है और घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी, न कि कोसी। तो यहाँ पे सही सुमेलन नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सही सुमेलन नहीं है क्योंकि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में नगर और सूची सेकंड में हवाई अड्डे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लखनऊ नगर में अमौसी हवाई अड्डा है और वाराणसी नगर में बाबतपुर हवाई अड्डा है, कानपुर नगर में चाकेरी हवाई अड्डा है और आगरा में ये खिरिया हवाई अड्डा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है और वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है और आगरा में खिरिया हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो ढोला आगरा एवं मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है और इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो ढोला आगरा एवं मेरठ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आगरा और मेरठ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाराबंकी। बाराबंकी जिले में स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो हिंदी मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध सुलह कुल उत्सव यह आगरा में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, आगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। तो महात्मा गांधी ये काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा की गई थी और शिव प्रसाद गुप्ता ने 5 सितंबर 2020 को आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी निकाला गया था। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग आंदोलन की संस्थापक कौन है। तो गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक दंपत पाल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी, दंपत पाल। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में गठित हुई। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाही रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना करने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस फार्मा पार्क की स्थापना बुंदेलखंड स्थित ललितपुर जिले में की जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ललितपुर। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थन अभियान की शुरुआत की। 25 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, ऑप्शन सी राइट आंसर है, लखनऊ शहर में समर्थ अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का क्या नाम है। राइट आंसर है सी, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 15%। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण ये 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो सूची फर्स्ट में ये उद्योग दिए हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो यहाँ पे कांच का सामान यानी कि चूड़ियाँ ये फिरोजाबाद से संबंधित है, ताले अलीगढ़ से संबंधित है और गोटे का कार्य ये लखनऊ से संबंधित है और विद्युत करघा के उत्पाद ये टांडा अम्बेडकर नगर से संबंधित हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी।
कांच का सामान ये फिरोजाबाद से संबंधित है, ताले अलीगढ़ से संबंधित है, गोटे का कार्य वाराणसी और लखनऊ से संबंधित है, और विद्युत करघा के उत्पाद ये टंडा अम्बेडकर नगर से संबंधित है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में प्रमुख उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं और सूची सेकंड में उनका प्रकाशित वर्ष दिया हुआ है। तो किसान बही योजना ये 1992 से संबंधित है, और किसान मित्र योजना इसका संबंध है 2001 से, जून 2001 से। स्कूल चलो अभियान का संबंध है ये 2000 से, और ऑपरेशन ग्रीन योजना ये जुलाई 2001 से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, किसान बही योजना ये 1992 से संबंधित है, और किसान मित्र योजना ये 2001 यानी कि जून से संबंधित है, और स्कूल चलो अभियान ये 2000 से संबंधित है, और ऑपरेशन ग्रीन योजना ये 2001 यानी कि जुलाई 2001 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? राइट आंसर है बी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली 1 जुलाई से 7 जुलाई एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना की शुरुआत की। यह योजना संयुक्त रूप से नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्यकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो ये नृत्य है ऑप्शन ए, राइट आंसर है चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें एक महिला नृत्यकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, और यह विशेषकर ब्रज भाषा क्षेत्र से संबंधित है, विशेषकर ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।